बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दो चीज़ें, एक तो ये कि मैंने कल का लेक्चर अपलोड कर दिया था, आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा। आप लोगों ने कल का लेक्चर चेक किया कि नहीं किया किसी ने? कल का जो लेक्चर हुआ था वो मैंने यूट्यूब पे प्रॉफिट अफजल पे अपलोड कर दिया होगा। यस सर किया। अच्छा, ठीक है। वो लोग जो आज न्यू खबर हैं, जो कल नहीं आए थे, जो अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया या किसी को कल कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो कल वाला लेक्चर टेट पे अपलोड किया जा चुका है, प्रॉफ एम अफजल एट यूट्यूब। आप वहाँ से पूरा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं और इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एड ना करें, चूँकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो डिस्कशन में स्टार्ट के ऊपर पहले डिस्कशन करता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ कल के लेक्चर के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में तो वो आप पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? नो क्वेश्चन। चलें, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे कि इसको ट्राई करें, सॉल्व करें, चूँकि आप सब लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। वो भी ट्राई किया कि नहीं किया किसी ने? किया किसने? सर, मैंने किया। नहीं, ये चूँकि ये सबा बोल रही, सबा ने कहा है। यस सर, यस सर। ठीक। और कोई जी, और किसने ट्राई किया हो? दिलीप, बुशरा, हिना, एनीवन एल्स? नो सर, नहीं हुआ था। कौन से वाला नहीं हुआ था बताइए? सर वो जी, कौन से वाला? M1 V1 वैल्यूएशन वाला या जो वांट ऑफ इक्वेशन की बात की थी मैंने? जी, सवा आपने क्या किया था बताइए, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपने सर वो मैंने वॉल्यूम V1 निकाला था, उसका 10 ml वॉल्यूम आया था और आपने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड आउट करना, तो वो इक्वेशन लगा के वो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिसकी इक्वेशन है पाई इज इक्वल टू IMRT। आई जो है वो वांट कांस्टेंट है और जो M है वो मोलैरिटी, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट और R टेम्परेचर है, और जो इससे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, ठीक है, चलें, क्वेश्चन सही है। वेल, जो मैंने नाम लिया था, आपने उसी नाम से इसको फाइंड किया नेट से या किसी और नाम से चेक किया था? मैंने कहा था वांट ऑफ इक्वेशन। सर मैंने वांट ऑफ इक्वेशन भी चेक किया था, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही थी, वो केमिस्ट्री लेवल का था। वो क्या था? केमिस्ट्री का था सर, वो डेरिवेशन थी सारी उसकी। हाँ, तो मैं वही तो तो वो कह रहा हूँ ना, वो असल तो वही डेरिवेशन थी। जो मैंने सवाल इसलिए किया था ये वाला कि आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं यस आएगी सर, तो फिर किसको आएगी? और मैं तो केमिस्ट नहीं हूँ। बिल्कुल सर। ये तो मैंने इसलिए कहा था कि आपको खुद, जब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप लोगों ने केमिस्ट्री में आगे जाना है, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि केमिस्ट्री भी आपको आनी चाहिए, डिग्री होना हो। सर ये मैंने इतनी गौर से देखा नहीं था। हाँ, उसको गौर से देखिएगा। चलें, बहरहाल मैं उसी को डिस्कस करने लगा हूँ। जो इक्वेशन आपने बताई है, ज़ाहिर है केमिस्ट्री मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने चूँकि बहुत पहले पढ़ी हुई है वांट ऑफ इक्वेशन, मैं उसकी ध्यान लगा हूँ। मैंने कल जिक्र किया था कि असल में वांट ऑफ इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन है, और आई एम श्योर कि आपको जनरल गैस इक्वेशन तो याद होगी, किसी को भी बता सकेगा? व्हाट इज जनरल गैस इक्वेशन? केमिस्ट्री का PV इज टॉपिक है। इक्वल टू NRT। जी, बिल्कुल ठीक है जी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। किसने आंसर दिया? जो वाला सवा नहीं, सर मैंने। सवा। यस सर। ये वो चूँकि मैं ग्लासेस उतारूँ तो फिर मुझे नजर आना बंद हो जाता है कि कौन किसका माइक ऑन है। मैंने ग्लासेस उतारी क्योंकि कंप्यूटर पे बैठ के आंखों को बहुत ज़्यादा मुझे ओके सर। प्रॉब्लम फेस हो रही होती है। मैं ग्लासेस कम उतार देता हूँ। तो चलिए, पहले ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। PV is equal to nRT. It is very famous जनरल गैस इक्वेशन। आई एम श्योर आप सब लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये मैट्रिक, इंटर और आपकी जो पहले दूसरे सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री में भी ये मौजूद रही हो। हम इसी इक्वेशन को PV इज इक्वल टू nRT को मॉडिफाई कर सकते हैं और इससे एक नई इक्वेशन डिराइव की जा सकती है।
जैसा कि इस इक्वेशन का नाम है जनरल गैस इक्वेशन, यानी ये गैसेस के लिए है। मैं एक लफ्ज़ पूछने लगा हूँ, क्वेश्चन ये है, डू यू नो व्हाट इज ए फ्लूइड? डू यू नो व्हाट इज ए फ्लूइड? फ्लूइड किसे कहते हैं? Anything that can flow, वेरी गुड। a gas or a liquid. जी, जवाब किसने दिया है? जी आंसर किसने दिया है? सर सनिया। समीर, वेरी गुड, ठीक है। कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। और चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है, याद रखिए कि गैसेस और लिक्विड दोनों फ्लो कर सकते हैं, चुनाचे दोनों ही फ्लूइड कहलाएंगे। अब जो चीज़ जनरल गैस इक्वेशन गैस के लिए है, गैस भी फ्लो कर सकती है, लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम फ्लूइड, और जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है जिनको हमने बॉटनी में डिस्कस करना, चूँकि यहाँ पे हम इसको बॉटनी या लाइफ साइंस क्लास डिस्कस करने लगे हैं। एनिमल की बॉडी में, प्लांट की बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, यानी साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल है, आपके नाम से पहले से, ये सब सॉल्यूशंस हैं। और इसी जनरल गैस इक्वेशन की एक डेरिवेशन अप्लाई की जा सकती है प्लांट सिस्टम्स पर और एनिमल सेल सिस्टम्स के। कैसे होगा? P प्रेशर ऑफ गैस है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस है, R जनरल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर है, केल्विन टेम्परेचर। ये थी आपकी जनरल गैस इक्वेशन। इसको मॉडिफाई हम कैसे करेंगे? अब क्या होगा, कल के लेक्चर में बात हुई थी, लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था ऑस्मोसिस, और साथ उसमें लफ्ज़ आया था ऑस्मोटिक प्रेशर। जब आप पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसमें प्रेशर डेवलप होता है। और ये भी याद रखिएगा, मैंने कल बता दिया था कि मैं ये सारा बैकग्राउंड इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का अपना स्टाइल है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसकी जो बैकग्राउंड, जो बेसिक है, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है, मैं इसको उस तरतीब से लेके जा रहा हूँ। आपके सिलेबस में उसने डायरेक्टली स्टार्ट के ऊपर एडवांस टॉपिक देख के फिर बाद में उसने ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो है वो एंड पे रखा था, लेकिन ये तरतीब ठीक नहीं है, मैं आपको प्रॉपर तरतीब से लेके चल रहा हूँ। जी, दोबारा कि किसी भी जब फ्लूइड में, किसी भी सॉल्वेंट में जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। और चूँकि प्लांट्स में, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं फिलहाल, पानी मौजूद है एज सॉल्वेंट, और उसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, और कुछ साल्ट्स हैं, कुछ और केमिकल्स हैं, जो कि ये आपके पीछे बैकग्राउंड में शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है कुछ बच्चों को? किसी को बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा है? यस सर। जी, ये कोशिश कीजिए कि अपने जो माइक्स हैं उनको ऑफ रखें। सिर्फ जिसने जवाब देना हो वो अपने माइक को ऑन करे। सिर्फ जिसने आंसर देना हो वो माइक को ऑन करे, और बाकी बच्चे अपने माइक्स को ऑफ रखें। 30% हो गए हैं। ये तनलीब या सवाल में से कोई इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा परसेंट्स वाले और मुझे सेंड कर दीजिए। सर अब तो आवाज नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही? बिल्कुल, या थोड़ी बहुत भी? गर्ल्स अब ठीक हो गया ना? अच्छा, मेरा ख्याल फिर ये नेट में प्रॉब्लम है कोई, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम महसूस हो रही, मुझे शोर महसूस हो रहा था आप सुनते हुए। उसको नेट में ही प्रॉब्लम है, इसको कोई हल नहीं है हमारे पास। जी, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है। पानी में जब भी कोई सॉल्वेंट हल किया गया, ग्लूकोज या कोई और चीज़ या जो कुछ भी प्लांट सेल में है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से शो करते हैं। पाई बहुत मशहूर सिंबल है, आप पाई सिंबल से वाकिफ हैं। इस इक्वेशन में जहाँ पे P था, गैस प्रेशर था, उसकी जगह पे पाई का लफ्ज़ उसका एक चेंज हमने की है, P की जगह पे पाई। आप चाहें तो अपने पास एक पेज रखें, उस पेज के ऊपर जो मैं चेंज बता रहा हूँ, पहले लिखें PV = nRT, उस नीचे दोबारा इक्वेशन लिखें, जहाँ P लिखा है उसके नीचे पाई लिख लें, V को ऐसा चलन लें, जहाँ पे N लिखा हुआ था उसकी जगह पे N2 लिख लें, आगे RT वैसे का वैसे ही। अगर आपको उस पेज मौजूद है तो
जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पॉसिबल नहीं है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, PV इज इक्वल टू NRT। क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन 1 है, इसी चीज़ को चेंज करना है, P के नीचे पाई लिख लें, V P रहेगा, N के नीचे N2 लिख लें और RT वैसे ही रहेगा। हमने पहली क्वेश्चन को दूसरी क्वेश्चन में मॉडिफाई किया है। ये क्यों किया है और कैसे किया है? P गैस प्रेशर था, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस था, N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये नोट कर लीजिए, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपका थर्ड पॉइंट है। पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर को OP से शो करते हैं, OP कैपिटल में लिखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर फुल नेम आप लिख सकते हैं, और N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो सोल्यूट जो पानी में हल किए गए हैं, कितने मोल्स। ये इक्वेशन मॉडिफाई हुई पहला स्टेप। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने इसी को लेके चल रहे हैं, पाई को लेफ्ट साइड पे रखें, V को राइट साइड पे ले जाना है। पाई इज इक्वल टू N2, वो V उधर से उठा के N2 के नीचे ले जाए। पाई इज इक्वल टू N2 ओवर V RT, RT राइट साइड पे रहेगा, N2 के नीचे V ले जाए। ये हम इक्वेशन को खुद एक खास पर्पज से लेके चल रहे हैं। दोबारा नोट कीजिए, हमने इक्वेशन को रीअरेंज करना है। हम V को लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं और राइट साइड पे इसको हमने N2 के नीचे लिख देना है, N2 डिवाइड बाई V कर देना है, RT वैसे ही रहेगा दाएं तरफ। इक्वेशन बन गई, पाई इज इक्वल टू N2 ओवर V RT। अगला स्टेप आपसे सवाल है, आपने गौर करना है लफ्ज पे। N2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड हियर जो V है, V को हम रीडिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे V इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वहाँ पे V वॉल्यूम था गैस का, यहाँ पे जो V है इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम, इसको हम आसान जुबान में क्या कहेंगे, केमिस्ट्री की जुबान में क्या कहेंगे? डेंसिटी। दोबारा बोलिए, डेंसिटी किसने कहा है? बुशरा ने? यस सर। नहीं बेटा, गलत कहा आपने। और कोई? सर मोलैरिटी, मोलैरिटी मोलैरिटी किसने कहा है? सवा। सबा ने। यस और कोई जवाब जी, और कोई जवाब देना चाहता हो? कोई और जवाब देना चाहता हो? नो जी, आपका जवाब रिलेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय V जो है इट इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी तो बहुत मुख्तलिफ होती है, पिछला आपने बिल्कुल डिफरेंट जवाब दिया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन को कैपिटल C से शो करते हैं, लिख लीजिए N2 ओवर V, N2 नंबर ऑफ moles of solvent divided by volume is equal to capital C. Capital C mean molar concentration. यहाँ पे capital C जो कि number of moles per unit volume जो है मोल होता है, it is molar concentration. Equation को दोबारा ये वैल्यू पुट करें इसमें, pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT. जी, ये खास तौर पर ये सवाल जवाब दिया था, नोट कर लीजिए जो मैंने डायरेक्शन दी है, इसमें पाई इज इक्वल टू CRT, C फॉर मोलर कंसंट्रेशन। अब थोड़ी सी और केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आ जाएंगे अभी इसमें। You know R is universal gas constant. You already know R is universal gas constant and T is temperature. If temperature is also constant, जो R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो और हम चूँकि RT दोनों अगर कांस्टेंट हैं, तो इक्वेशन को अगर आप दोबारा गौर से देखें, देन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इफ, देखिए कि ये इक्वेशन हम ऑपोजिट जा रहे हैं। जब आपने कहीं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इक्वेशन ली होंगी तो वो शुरू होती हैं किसी एक चीज़ से कि ये चीज़ फलां से प्रोपोर्शनल है और फिर आगे प्रोपोर्शनलिटी
के साइन को ख़त्म करते हैं और इज इक्वल टू साइन आता है, उसमें कांस्टेंट ऐड हो जाता है। यहाँ से हमने कांस्टेंट निकाल के और टी को कांस्टेंट रखते हुए निकाल दिए। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। आसान ज़बान में ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में हर जगह पे मोलर कंसंट्रेशन ही यूज होती है। ये है जी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी बेसिक्स किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम कर सकते हैं, और अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम हो तो हम कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंजेबल यूज हो सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कि टेम्परेचर चेंज होने से वैल्यू में कुछ फर्क पड़ जाएगा। नेट के ऊपर या मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको टेबल्स मिल जाएंगे जिनमें ये सारी कैलकुलेशन दी गई हुई। नेट पे और मुख्तलिफ बुक्स के अंदर आपको ये कैलकुलेशन मिल सकती हैं कि किस तरीके से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, और जो टेबल्स होते हैं उनमें पहले से दिया गया होता है कि कौन सी चीज़ किस टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा होने से कंसंट्रेशन पे और ऑस्मोटिक प्रेशर पे फ़र्क पड़ता है। पर ये था जी ऑस्मोटिक प्रेशर का तारुफ। अब दोबारा वापस हम उसी टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। कल मैंने दो लफ्ज़ या दो एक्सपेरिमेंट थोड़े एक्सप्लेन किए थे कि अगर आप एक आम प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखते हैं तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा बाय एंड ऑस्मोसिस और टर्जेंट हो जाएगा। अब चूंकि बाहर पानी ज़्यादा है, अंदर पानी कम था, सॉल्ट ज़्यादा था, अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था, अंदर मौजूद सॉल्यूशन ने बाहर से पानी को एब्जॉर्ब किया है, अंदर गया है पानी एंड ऑस्मोसिस के लिए। जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा जाएगा तो उसमें जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा, जो चूँकि पानी में इनसाइड ऑफ वो सेल मेम्ब्रेन पे, सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा। अब एक प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ है और सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर डालेगी, और उसको वॉल प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर दोनों इंटरचेंजेबल, दोनों इक्वल हैं। चूंकि सेल जो प्रेशर डाल रहा है वॉल के ऊपर वो ट्रिगर प्रेशर है, और वॉल जो उसको रिएक्ट कर रही है उसका वॉल प्रेशर कहलाता है। जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन जो पानी में सॉल्ट्स या सॉल्वेंट्स मौजूद हैं उसकी वजह से डेवलप हुआ है। जी, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? जी, एनीवन? Yes, sir. क्लियर है या कंफ्यूजन है? Is it clear or something confused? सर क्लियर है। जी चलो ठीक है जी। ये मैंने जो इक्वेशन एक्सप्लेन की है अगरचे आम बुक्स में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसका ताल्लुक भी आपके प्रैक्टिकल से है। आपके बहुत से प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी में ऐसे हैं जिसमें आपने डिफरेंट कंस्ट्रक्शन के सॉल्यूशंस डालने हैं और उनका प्लांट मटेरियल्स के साथ जो रिएक्शन है वो चेक करना है। मैंने अभी एक मिसाल भी दी थी कि अगर आप प्योर वाटर के अंदर सेल को रखते हैं तो क्या होता है, और जो कल एग्जाम्पल दी थी वो दोबारा फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ। अब करेले काट के उस पर नमक डाल के रखते हैं तो नमक बाहर चूंकि हल्का सा नमी मौजूद है, सोल्यूशन बन जाएगा हाईली कंसंट्रेटेड, वो सेल के अंदर से बाहर पानी को जज़ब कर लेगा। जब वो सेल से पानी को बाहर निकालेगा तो सेल श्रिंक हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपने प्लाज्मोलिसिस के नाम से स्टडी किया हुआ। अब ये दो चीज़ें, दोनों एक्सपेरिमेंट जिनका जिक्र किया गया, ये बहुत ज़्यादा आपके प्लांट सेलोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में एक्सपेरिमेंटल वर्क के शामिल है। मैंने दो जनरल एग्जाम्पल दिए हैं। एक मिलजुल एग्जाम्पल ऐसे होगी, घरों में चने या किसी भी अनाज को, इवन चावल को, दाल को, गंदम को, मकई को पानी में भिगो दें, वो पानी को अब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाती है और ज़ाहिर वो पानी उसके अंदर जा रहा है एंड ऑस्मोसिस, और उसके बाद अगर ग्रोइंग सीजन है तो वो बीज इसी वजह से ग्रो होना शुरू हो जाए। बहरहाल यहाँ तक मैंने आपके सामने ऑस्मोसिस के हवाले से, ऑस्मोटिक प्रेशर के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ों का सॉल्यूशन के लिहाज से जिक्र कर दिया। अब इसका दूसरा हिस्सा, एक नया लफ्ज़ है सक्शन प्रेशर। ये लफ्ज़ भी आपके लिए नया है, जो कि आपने इसको प्रॉपर नहीं पढ़ा होगा।
कल तो सिर्फ मैंने ये कहा था कि आपने किसी सेल को पूरे वाटर में रख दिया। अगर हम मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के सॉल्यूशन, चूँकि मैं M1 V1 की बात पहले कर चुका हूँ, आप 0.1 0.2 0.3 मुख्तलिफ मोलैरिटीज़ के सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट मोलैरिटीज़ के सॉल्यूशन में किसी प्लांट मटेरियल को रखें, मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। आजकल आप डेफिनेटली इफ्तारी के ऊपर आलू यूज़ कर रहे होंगे, बच्चे बच्चियाँ बहुत शौक से आलू के चिप्स बना के खाते हैं। आलू के चिप्स काटने हैं एक ख़ास साइज़ का और उनको डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में रख के देखना है। आपने गेस करना है कि क्या चेंज आएगा जब आप उसको 0M 0.1M से लेके 1M तक, ये तकरीबन 11 सॉल्यूशन बनेंगे। अगर आप इसमें प्लेस करते हैं तो व्हाट वुड बी चेंज, क्या चेंज होगा? यस, सोचिए। और कोई सोच के अगर फौरी तौर पे जवाब दे सकते हैं तो उसका हम लोग बहुत तेज सोचता है। जी, एनी आंसर फ्रॉम द क्लास? अफीफा नाज कौन है जी? ये आना चाह रही है और ज्वाइन नहीं हो रही जी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया जी मुझे। चलिए, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल है जो आपने परफॉर्म करना है। और देखेंगे कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में पोटैटो चिप्स को रखें तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज, तीनों पॉसिबिलिटीज आपने सोचनी है और प्रैक्टिकल में फाइंड करनी है। मैंने बेसिक्स बता दी हैं, जब आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। और मैं साथ ये भी बता दूं, कल बात हुई थी प्रैक्टिकल नोटबुक्स की। आपकी नोटबुक्स में सिर्फ उसने प्रोसीजर दिया होता है, उसके आगे उसने कंप्लीट नहीं किया हुआ। आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसकी ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है, अगर कैलकुलेशंस हैं वो भी करनी है, और फिर अपने रिजल्ट भी देना है। जो इस वक्त मार्केट में नोटबुक्स अवेलेबल हैं उनमें किसी ने भी कंप्लीट प्रैक्टिकल नहीं दिया हुआ है। नो, मोस्टली ऑब्जर्वेशंस, और वो समझते हैं कि बच्चे खुद कर लेंगे, टीचर करवा देगा। अगर टीचर ना करवा रहा हो तो बच्चे कहाँ से करेंगे? बहरहाल, मैंने 3 चीज़ें आपको बता दी हैं, मैंने आपको हिंट दे दी है, बाकी चीज़ें आप खुद फाइंड करेंगे कि क्या होगा, किस तरह से। एक्सक्यूज मी सर, जी, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना? आपके जहन में जो कंसेप्ट है कि शायद सॉल्ट लेने से कुछ और होगा, मैंने सिर्फ शुष्क का नाम लिया है। आप चाहें तो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, आप चाहें जी ग्लूकोज का सर। सॉल्यूशन ले लें, आप चाहें तो सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लें, एनी सॉल्यूशन। ओके सर। हर सॉल्यूशन इफेक्ट करेगा, हर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जो सेल सैप है वो भी सॉल्यूशन है, उसमें बहुत से केमिकल्स हैं, उसमें साल्ट्स भी हैं और शुगर्स भी मौजूद हैं और भी केमिकल्स होते हैं। जी, ये जो मैंने बताया है जी, ये थ्योरी के साथ साथ मैं पहले बता चुका हूँ कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में साथ साथ लेके चल रहा हूँ। और प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी इनकम्प्लीट है और थ्योरी के बगैर प्रैक्टिकल इनकम्प्लीट होता है। अगर आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रॉपर हो तो प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं रहता है। जब थ्योरेटिकली बताया ना क्या हो, कुछ पढ़ाया ना क्या हो, तो फिर हाँ जी, अतीक साहब आप तशरीफ ला रहे हैं। जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? चलिए, जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट आपको बताया जो कि आपका एक्चुअल प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका जिक्र इसका। जब आप मुख्तलिफ प्लांट मटेरियल को डिफरेंट कंसंट्रेशन में रखते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पानी एंटर होगा सेल के अंदर, या पानी सेल से बाहर निकलेगा, या दोनों का रेट इक्वल होगा और उसमें कोई नेट चेंज नहीं आएगी। मैंने जॉब भी आपको बता दी है, बाकी डिटेल्स प्रैक्टिकल नेचर की। पहले ये था जी। दूसरा, अब इसमें एक ऐसा प्लांट मटेरियल जो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एक प्लांट सेल या प्लांट सिस्टम या एनिमल सिस्टम बाहर से वाटर को, जो कि सॉल्वेंट है, एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर की तरफ, तो हम कहेंगे उसमें सक्शन प्रेशर मौजूद है। उसका वो प्रेशर जो पानी को अंदर खींच रहा है, और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी
सेल के अंदर, उतना ही इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका सक्शन प्रेशर होगा, वो उतना ही बाहर से पानी को अंदर की तरफ ले आएगा। ये है जी बैकग्राउंड सारे का सारा जो कि रिक्वायर्ड था। एक लफ्ज़ और है, उनकी डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन बहुत आसान सी है, मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं बयान करूँगा। सब लोग डिफ्यूजन के नाम से वाकिफ हैं। आई एम श्योर कोई बताना चाहेगा जी, डिफ्यूजन से वाकिफ है ना सब पहले से? यस सर। यस सर। ठीक है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक पानी ले लें, बीकर में पानी ले लें, उसमें किसी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं किसी भी कलर्ड सॉल्ट की क्रिस्टल डाल, मतलब कॉपर सल्फेट डाल पानी के अंदर, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसकी क्रिस्टल्स डाल, तो वो नीचे गिरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो डिफ्यूज होती आपको नजर आएंगी। डिफ्यूज का मतलब इसमें से बारीक बारीक से पार्टिकल्स आपको महसूस होंगे और वो पानी में शामिल होना शुरू हो जाएंगे, पानी का रंग नीला हो जाएगा। ये एग्जांपल दी है मैंने डिफ्यूजन की, केमिस्ट्री के रेफरेंस दी है, जो कि वाकफ है इससे। जनरल दुनिया में तो क्वेश्चन इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अब एक परफ्यूम, किसी खुशबू को ओपन करें, उसमें से खुशबू कमरे में फैलना शुरू हो जाएगी, ये डिफ्यूजन की एग्जांपल है। अगर कमरा बिल्कुल बंद रहे तो बाहर से गैसेस ना आ रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर हवा मिक्स होना शुरू हो जाएगी। ये भी डिफ्यूजन का होगा। बहुत से और मिसालें हैं। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सिमिलर हैं। हम जब बॉटनी में प्लांट सिस्टम की बात करते हैं तो जस्ट ये फर्क है कि हम उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं कि वाटर की मूवमेंट और साथ सेमी परमेंट मेम्ब्रेन का जिक्र कर देते हैं, जो कि हर प्लांट सेल के बाहर सेमी परमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। हर सेल में पानी मौजूद है, उसकी मूवमेंट हो रही है, हवा अंदर हो रही है या बाहर हो रही है। अगर कोई और चीज़ मूव करे उसको हम डिफ्यूजन कह देते हैं। बेसिकली दोनों एक जैसे ही हैं, तो खास करते हैं। एक नया लफ्ज़ आपके लिए, शायद किसी ने पढ़ा हो, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, DPD एब्रीविएशन है, DPD, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या किसी ने ये लफ्ज़ कभी पढ़ा हो, सुना हो? आंसर, डेफिसिट कमी को कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेम जैसे डिफ्यूजन, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफ्यूजन प्रेशर भी सेम वही है। और उसमें अगर कमी हो, वो कम हो, थोड़ा हो, तो वो चीज़ किसी वजह से, और ये कम हमेशा किसी भी नॉर्मल के रेफरेंस से होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने 3 लफ्ज़ याद रखे होंगे, ये इंटर लेवल पे थे। आइसो ऑस्मोटिक या आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। जो एक प्लांट सेल Yes, है sir. जी, जो प्लांट के सेल्स हैं बहुत सारे, अगर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है किसी सिचुएशन की उसके इक्वल हो तो वो आइसोटोनिक या आइसोस्मोटिक है। अब उससे ज़्यादा या कम होगी तो वो हाइपर या हाइपोटोनिक कहलाएंगे। और अगर उनको इकट्ठा रखेंगे तो चीज़ों की मूवमेंट हो सकेगी, और वो सॉल्वेंट की हो या डिफ्यूजिबल फ्लूइड्स की भी हो सकती है। मैंने ये कि जी बेसिक टर्म्स जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ये सब कुछ मैंने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं असल टॉपिक की तरफ। मैंने बहुत लंबी तमहीद, और ये तमहीद इसलिए थी कि आप सब लोग मेरे समेत सो रहे थे। हमें 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया सोते हुए। जब से लॉकडाउन हुआ है सब लोगों ने क्या किया हुआ है, सो रहे हैं। सब लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। बहरहाल आपको उठना चाहिए, जागना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जी, कोई क्वेश्चन आपके पास है तो पूछ सकते हैं। सर प्लीज कोई बुक बता दे बोटनी के लिए, कौन सी लेनी है? मैंने बता दी थी मेरे ख्याल में। नंबर 1 पे तो वो बुक्स हैं जो आपके सिलेबस पे रिकमेंड की गई हैं, यू कैन टेक। कोई भी बुक आपको मिलती है आप वो ले सकते हैं। एक सेकंड, मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, आपको जो सी अच्छी लगती है वो ले लें, बिल्कुल। वेल, मेरे नज़दीक बुक्स की कम से कम 3 कैटेगरीज हैं। फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, इंडियन ऑथर्स की बुक्स और पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक्स। ये 3 कैटेगरीज मैंने खुद की हैं आपके लिए। जौन सी आपको पसंद आती है यू कैन चूज।
आप सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि वो सिलेबस से मैच होती है, ये ना हो कि आपको बुक लेने और वो आपके सिलेबस को टच ना करें। जी, किसी और का जी, और कोई क्वेश्चन? सर जी कहिए। हाँ, क्या सवाल है? ये बच्चे सर इंडियन ऑथर की बुक के बारे में पूछना था, वो कौन सी ले लें अगर कोई आप रिकमेंड करें ज्यादा अच्छी? आपने कौन सी कही है? इंडियन ऑथर की सर। इंडियन ऑथर्स की जो बुक आपने पढ़ी थी, आपको याद है आपके पास एक बुक थी उसमें, वो इंडियन जी ऑथर्स काफी मेहनत से लिखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है उनकी बुक्स हमारे बच्चों के लेवल से थोड़ी सी हायर, हमारे बच्चे जरा पाकिस्तानी लेवल पे। याद रखिए कि जो कौमें ज्यादा मेहनत करती हैं वो ज्यादा तरक्की करती हैं। चाइना के लोग सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो सबसे ऊपर हैं। इंडियंस भी मेहनत कर रहे हैं, वो उनसे नीचे हैं, लेकिन हमसे ऊपर है। हम बॉटम में लेकर के हम मेहनत नहीं करते, मेहनत नहीं करेंगे तो यही कुछ होगा। इंडियन ऑथर्स ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और ज़्यादा मेहनत से बुक्स फॉर्म और करते हैं। मैं बाकी हर लिहाज से ठीक है, हमारे उनसे क्लैशेस हैं, लेकिन यहाँ पे कोई क्लैश नहीं है। अगर किसी बंदे ने काम किया है, खा वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी का लगता है, तो उसको एडमायर किया जाना चाहिए। बहुत से इंडियन ऑथर्स ने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। हमारे भी जो पुराने बाबे थे, मैं दो तीन नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा बेसिक सब्जेक्ट है उसके लिहाज से नाम लूँगा। पाकिस्तान बनने के टाइम पे मैं दो बंदों का नाम ले रहा हूँ। एक नाम तो जॉली से ले रहा हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर हमीद खान भट्टी, चेयरमैन थे पंजाब स्टेट जूलॉजी डिपार्टमेंट के। पाकिस्तान बनने से लेके 10-12 साल तक वो चेयरमैन रहे हैं। उनकी बुक बहुत अच्छी बुक है जूलॉजी के लिहाज से। अब से ज़ाहिर है कि 70 साल पहले के ज़माने की लिखी हुई बुक अब भी आजकल की बुक से ज़्यादा अच्छी है। मैंने एक नाम लिया है, दूसरा नाम ले रहा हूँ। अभी आपने सेमेस्टर 2 में शेरमन फॉलो की कितनी टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी बाय शेरमन? यस सर की थी। शेरमन भी उसी दौर के हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं और ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं 1960s के दौरान। शेर अहमद साहब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, मेरे पैदा होने से पहले का दौर है, और बहुत अच्छी बुक है उनकी और अब तक इस्तेमाल हो रही है वो। लेकिन अब जो हमारी नई नस्ल है वो 2 नंबर काम कर रही है, खुद कुछ करना नहीं चाहती है, इल्जाम दूसरों को लगा रही है। कॉपी पेस्ट। एक्सक्यूज मी सर, जी सर एक क्वेश्चन था, डिफ्यूजन प्रेशर को जरा एक्सप्लेन कर देंगे? लोअर और हायर डिफ्यूजन प्रेशर। जी बिल्कुल सेम जो कुछ था उसके रेफरेंस से, ऑस्मोसिस के रेफरेंस से वही कुछ डिफ्यूजन है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ चलें कॉन्सेप्ट सारे ने, अभी जो मैंने मिसाल दी थी कि पानी के अंदर चीनी डाल दें, जी जी चीनी डिफ्यूज होकर पानी में हल हो जाएगा, पानी डिफ्यूज होकर चीनी में हल हो जाएगा, दोनों मिलकर सोल्यूशन आ जाएंगे। ये diffusion है। अब पानी एक तरफ ज्यादा है, चीनी एक तरफ ज्यादा है, चीनी पानी की तरफ आ रही है, पानी चीनी की तरफ जा रहा है, दोनों साइड पे डिफ्यूजन हो रही है। अगर दो सोल्यूशन हो तो वहां भी डिफ्यूजन कम हो सकता है, दरमियान में अगर पार्टीशन ना हो या ऐसा पार्टीशन हो जिसमें चीजें मूव कर सकती हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं डिफरेंट। मैंने ओके सर। ठीक है, बेसिक चूंकि मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की थी, ये जो पीछे से किसी की आवाज ज्यादा आ रही थी इसको बंद करके, मैंने वर्डिंग इस्तेमाल की थी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जस्ट एक ही चीज है। तो सिर्फ हम जो डिफरेंस करते हैं खासतौर पर बॉटनी के रेफरेंस से कि चूंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, सेल के अंदर और सेल से बाहर जो मूवमेंट हो गई उसको हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अगर दरम्यान में कोई पार्टीशन नहीं है इस तरह का तो जो मूवमेंट होती है, जो प्रोसेस वो डिफरेंट करना है। जी हमारा टाइम खत्म हो रहा है जी। ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो बातें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।